सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 14 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं और आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को विभिन्न प्रकार के देशों में या जो भी कंट्री हैं उनको में क्या किया जा रहा है कि राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और उसी कड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के बारे में देख चुके हैं हम लोग, लेकिन इसी कड़ी में भी देख रहे हैं फिलीपींस के बारे में। तो क्या देख रहे हैं कि फिलीपींस के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी शंभू एस कुमार को, किसे, शंभू एस कुमार को फिलीपींस के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। मैं अदर पॉइंट्स की बात कर लूँ तो पी कुमार को, और देखिए कुमार से संबंधित पॉइंट आया तो हम लोग बात कर ले रहे हैं। शंभू एस कुमार के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि फिलीपींस के किए गए थे, और पी कुमार के बारे में मैं काफ़ी बार रिवीजन करा चुका हूँ। याद रख लीजिएगा, इनको सिंगापुर का, कहाँ का, इनको सिंगापुर का अभी नियुक्त किया गया था। अच्छा, पीके नायर की भी बात कर लें, इनको पीके नायर का कहाँ का किया गया था, तो इनको नाइजर गणराज्य का, ठीक है, इनको नाइजर गणराज्य का। और सीबी जॉर्ज के बारे में जानते ही हैं कि इनको कुवैत का किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एस कुमार को कहाँ का, फिलीपींस का, पी कुमारन को सिंगापुर का, और पीके नायर को नाइजर गणराज्य का, और सीबी जॉर्ज को कुवैत का। इसके अलावा मैं कुछ अदर पॉइंट की भी मैं बात कर लूँ तो मेनिका कपिल, याद रख लीजिएगा, मेनिका कपिल के बारे में हम लोगों ने बताया था। इनको कहाँ का किया गया था, इनको स्विट्जरलैंड का किया गया था। स्विट्जरलैंड के इनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और गायत्री कुमार को अभी फिलहाल में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको, गायत्री कुमार को। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ अगला नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किसे उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। पूछा जा रहा है कि उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। संबितो राठे, इकबाल वानी, जितेंद्र कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख ले रहे हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सबितो राठो। समित्रो राठो को अभी हाल ही में हाई कोर्ट, अरे कहाँ का, तो उड़ीसा का, उड़ीसा के हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप लोगों को कभी कोई अगर सीएम की बात कर ले, किसी राज्य की बात कर ले, ठीक है, उसकी कैपिटल की बात कर लें, सीएम की बात कर लें, गवर्नर की बात कर लें, और चौथा पॉइंट, जब थोड़ा सा पेपर को जब ईजी लेवल से थोड़ा मॉडरेट लेवल पर ले जाना होता है तो वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के बारे में ही पूछ सकता है। इतने का ही अंतर होता है मॉडरेट और ईजी लेवल में, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी कि यहाँ के हाई कोर्ट का भी किसे नियुक्त किया गया, और जो सडनली जो नियुक्त हुए होते हैं उनके बारे में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी पेपर होता है तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम लोगों ने बात कर ली है कभी सविता राठौर के बारे में। हमने कल एक पॉइंट और भी बात किया था इकबाल वानी के बारे में। जिन लोगों ने कल की वीडियोज़ देखा होंगे उनको पता होगा और राइट आंसर इसका कर भी दिए होंगे। तो मैं बात कर लूँ कि इकबाल वानी को कहाँ का किया गया था, तो इनको जम्मू एंड कश्मीर का, याद रख लीजिएगा, इनको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का फिलहाल में अभी नियुक्त किया गया था। अदर पॉइंट की मैं बात करूँ जितेंद्र कुमार के बारे में, जनरली काफ़ी लोगों को पता होगा, जितेंद्र कुमार महेश्वरी इनका पूरा नाम है, और ये कहाँ के हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के फिलहाल में अभी हाई कोर्ट के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर ले हम यहाँ पे उड़ीसा की बात किए हुए हैं, तो उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी नियुक्त हुई है, कौन है, तो सबितो राठो। तो इनको कहाँ का नियुक्त किया गया था, तो उड़ीसा का। तो ये उड़ीसा की बात कर लें तो भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है, और नवीन पटनायक जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पे बने हुए हैं, और गणेशी लाल जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे 2020 के विश्व खाद्य दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात कर रहा है कि विश्व खाद्य दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, खाद्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के समान इस पुरस्कार को माना जाता है। इंपॉर्टेंट कर मैं फिर से बता रहा हूँ कि नोबेल पुरस्कार के समान इस पुरस्कार को माना जाता है। तो ये किसे दिया गया है, तो अभी हाल ही में रतन लाल को दिया गया। अर्थात रतन लाल है क्या, तो ये इंडो अमेरिकन है। इंडो अमेरिकन का मतलब, जब भी आप लोग देखते हैं इंडो ब्रिटिशन, इंडो अमेरिकन, इंडो तिब्बत, आप लोग देखते होंगे पुलिस फोर्स, तो कहने का मतलब ये होता क्या है, तो ये इसका मतलब ये होता है ना कि जब भी आप लोग भारत के मूल, भारतीय मूल और अमेरिकी मूल दोनों से संबंधित ये लोग जुड़े होंगे, दोनों के लिए कार्य करते होंगे, या चाहे दोनों देशों से संबंधित इनका संबंध अच्छा रहता होगा, तो उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, इंडो तिब्बत के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, स्पेशली ये दोनों
देशों से संबंधित होते हैं, ठीक है, इन्हीं लोगों को इंडो तिब्बत, इंडो पुलिस या जो भी चीज़ होता है, जो सामूहिक जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम लोग इनको देखते हैं, ठीक है। तो बात कर लें कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते थे और उनको कृषि के क्षेत्र में मतलब विभिन्न प्रकार के सुझाव या विभिन्न प्रकार की इनमें मदद करने के लिए इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जिनको ये सम्मानित किया गया था? तो एम एस स्वामीनाथन के बारे में जनरली मैक्सिमम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 में 100% लोग इनके बारे में जानते होंगे, एम एस स्वामीनाथन के बारे में। इन्हीं को पहले पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अच्छा, इनकी आप बताइएगा कि इनको किस चीज़ का जनक कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जगन्नाथ चहुंद्रो योजना शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जगन्नाथ चहुंद्रो योजना शुरू किया गया है। तो देखिए, जगन्नाथ चहुंद्रो जो योजना है, आप लोगों को देखने से ही पता चल जाता है कि पहले तो ये उत्तर प्रदेश में होगा नहीं, नाम ही ऐसा देखने में लग रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसा नाम आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। बात आ सकती है थोड़ा बहुत हम लोग महाराष्ट्र में देखते हैं कि ऐसी कुछ मतलब हम लोग को शब्द देखने को मिलता है, और हम आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं। तो हम लोगों को इसी में छांटना होता है। तो बात कर लें कि हम आंध्र प्रदेश, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा भी जगन्नाथ चहुंद्रो योजना स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो भी लोग होंगे, जो कि टेलर जैसे होते हैं, नाई होते हैं, वाशरमैन होते हैं, इन लोगों को भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिली और इनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो इनको क्या किया जाएगा, सरकार की तरफ से मदद दिया जाएगा, ठीक है। स्पेशली फॉर इसलिए कि कृषि के लोगों को तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्यकर्मी वगैरह जो भी हैं, इनके लिए तो अलग अलग प्रकार की योजनाएं आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टेलर, नाई, वाशरमैन, ऐसे कुछ हैं जिनको विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम सामना करना पड़ा अभी लॉकडाउन की वजह से। तो इनके लिए योजना स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ की राजधानी अमरावती है। और वाई एस जगन मोहन रेड्डी कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी ये जो फिलहाल में यहाँ के सीएम बने हुए हैं, और विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो यहाँ के गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, देख ले रहे हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा संक्रमण का पता लगाने के लिए नमूना संग्रह अभियान शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा ये पॉइंट। तो बात कर ले कि नमूना संग्रह अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत जानते हैं कि जैसे कोई भी आप लोग कोई भी ऑफिशियल वगैरह में वर्क करते हैं, मान लीजिए किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, चाहे कोई भी कर्मचारी वगैरह जहाँ किसी संस्थान वगैरह में काम करता है, तो वहाँ पे उन लोगों के पूरे वहाँ के सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद से ये देखा जाएगा कि उनके किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा है कि नहीं है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया ये? अभी 12 जून से ये स्टार्ट कर दिया गया है और ये पूरी एक हफ्ते तक इसको किया जाएगा। एक हफ्ते के अंतर्गत देखा जाएगा कि ये मतलब सफल हो पा रहा है कि नहीं है, इसके अंतर्गत कितने लोगों को पता चल पा रहा है, संक्रमण के बारे में नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के फिलहाल सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी हैं। और फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर के पद पर आनंदीबेन पटेल बनी हुई हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। अदर पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो देखिए, याद कर लीजिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के द्वारा बहुत प्रकार की योजनाएं स्टार्ट की गई है। मैं जो मंथली वीडियोस डालते हैं उसमें सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ आप लोग डिटेल के साथ। काफ़ी लोग देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं, आसानी से उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। यार अगर आप लोग पूरे मंथली अगर आप लोग डेली लगा रहे हैं तब भी मैं कह रहा हूँ, और जो लोग नहीं लगाए हैं उनके लिए तो मैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके लिए 200% इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो लोग हमारी डेली कंटिन्यू वीडियो लगाते हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग उसको पूरी आंसर की है जो उसकी पूरी नीचे दी हुई है, ठीक है। आप लोग पीडीएफ लगा लीजिए यार, वीडियो ना लगाइए, तो पीडीएफ तो कम से कम लगा लीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आप पूरे मंथ की लगा लेंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं, COMD नियुक्ति है, ये सब संबंधी जितनी भी पॉइंट होती है उसमें सभी चीज़ों का, इंपॉर्टेंट चीज़ों का संग्रह रखा जाता है, तो उसे जरूर लगाया कीजिए, ठीक है। अब टीम 11 पूछ देगा किसके द्वारा गठन किया गया, जियो टैग कम्युनिटी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये सब उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इस तरह से पॉइंट आप लोग देखा कीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में बाल मजदूरी निषेध दिवस अभी किस दिन मनाया गया है। तो देखिए, बाल मजदूरी निषेध दिवस आप लोग देखने से समझ में आ जा रहा है कि बाल मजदूरी जैसे मतलब जो लड़के होते हैं उनको किसी प्रकार का अभी मजदूरी के लिए ना भेजा जाए, उनको शिक्षा के लिए भेजा जाए। और कितने वर्ष के लिए तक के लिए बच्चों को बताया गया कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को, याद रख लीजिएगा, 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों की बात नहीं कर रहा है। 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को अभी अगर कार्य करते हुए पकड़ा जाता है या किसी के द्वारा करवाया जाता है तो उन पर विभिन्न प्रकार की कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो ये
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा अभी इसकी घोषणा किया गया था कि क्या किया जाएगा, बाल मजदूरी जो निषेध दिवस है इस पर किसी प्रकार का बालकों के द्वारा कार्य नहीं कराया जाएगा, बल्कि उनको शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं बात कर लूँ इसका बाल मजदूरी निषेध दिवस किस दिन मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून को अभी फिलहाल में मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी बन जाता है कि किसके द्वारा मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ILO के द्वारा मनाया जाता है। ILO की बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में, अर्थात 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, एक पॉइंट और भी बन जाता है, थीम कभी कभी पूछा जाता है कि 2020 में इसकी थीम क्या रही। ठीक है, इसके जो थीम रही अभी जो मजदूर बाल निषेध, इसकी थीम क्या रही, तो कोविड-19। ठीक है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द चिल्ड लेबर नाउ मोर एवर देन। ठीक है, इसका पूरा थीम रहा, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द चाइल्ड लेबर नाउ मोर एवर देन। ठीक है, इसका पूरा थीम रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में वार बोट को विकसित किया गया। अच्छा, आप लोग कई पॉइंट ऐसे देखे होंगे। ठीक है, और ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बात कर रहे हैं कि वार बोट किसके लिए विकसित, किसके द्वारा विकसित किया गया, तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, त्रिपुरा के द्वारा, त्रिपुरा राज्य में इसको विकसित किया गया है। इसमें भी वही चीज़ है जो पीछे मैं बता चुका हूँ। पीछे क्या बताया हूँ कि महाराष्ट्र और केरल, आप लोगों ने 2 पॉइंट देखा होगा। क्या देखा होगा, तो महाराष्ट्र में जो स्टार्ट किया गया था उसमें कोरो बोट स्टार्ट किया गया था, याद रख लीजिएगा, कोरो बोट। ठीक, और केरल में जो स्टार्ट किया गया था वो क्या हो गया था, कर्मा बोट, याद रख लीजिएगा, कर्मी बोट, सॉरी, कर्मी बोट को स्टार्ट किया गया था। तो कोरो बोट और कर्मी बोट, और यहाँ पे कौन सा स्टार्ट कर दिया गया है, का वार बोट। ठीक, तो ये तीनों जो बोट हैं, ठीक है, ये इसके लिए किए गए हैं कि जो भी संक्रमण वगैरह से संबंधित जो परेशानियां हम लोगों को डॉक्टरों को देखने को मिलती है, कि हम लोग डॉक्टरों के पास इलाज करने के जाने के अलावा भी ये भी कई प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, या जो नर्स वगैरह होती हैं बार बार जाती हैं उनके पास खाने पीने की चीज़ों को पहुँचाने के लिए, तो उनमें किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा ना फैले बार बार जाने की वजह से, इसी के लिए रोबोट को तैयार किया गया। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान दीजिएगा। केरल में कर्मी बोट स्टार्ट किया गया, महाराष्ट्र में जो किया गया कोरो बोट स्टार्ट किया गया, और त्रिपुरा में किया गया वो वार बोट स्टार्ट किया गया। अच्छा, एक पॉइंट और भी बन जाता है कि जो महाराष्ट्र में जो बनाया गया कारो बोट, ये सिर्फ एक इंजीनियर के द्वारा इसे बनाया गया, उसका नाम क्या था, तो प्रतीक तिरोडकर उसका नाम था। याद रख लीजिए, प्रतीक तिरोडकर ये एक इंजीनियर थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा, महाराष्ट्र के पुणे की स्थित एक इंजीनियर थे, इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। बात कर लें हम त्रिपुरा की, बात आई है कि त्रिपुरा में अभी वार बोट को विकसित किया गया है। त्रिपुरा की बात कर लें तो फिलहाल में यहाँ की कैपिटल क्या है, अगरतला है। बिप्लब कुमार देव फिलहाल में CM के पद पे बने हुए हैं, और रमेश बैस जो बने हुए हैं यहाँ पे गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभा शेखर को। शोभा शेखर को अभी मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पूरे समुदाय के लिए, याद रख लीजिए, पूरे वैश्विक स्तर पर समुदाय के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, समाज में हेल्प करने के लिए इनको दिया जाता है। अच्छा, किसे दिया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे कैपिटल कैनबेरा है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मुद्रा है, और PM की बाद में बात कर ले तो हम स्टॉक मॉरिसन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसके साथ समझौता किया है। पूछा जा रहा है कि मास्टर कार्ड ने किसके साथ समझौता किया है, एयरटेल, फ्लिपकार्ट, इम्तियाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्तियाज के साथ अभी फिलहाल में इसके द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, आप लोग अगर हिंदी में देखेंगे तो एम्पेसिस इसका पूरा नाम देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके द्वारा क्या किया गया है कि अभी जो भी मास्टर कार्ड से संबंधित जो भी लोगों के पास मास्टर कार्ड, आप लोग देखते हैं कि पहले ATM कार्ड पे मास्टर कार्ड वगैरह के नहीं आते थे, लेकिन इस समय आप लोग मैक्सिमम ATM को मास्टर कार्ड को सिंबल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जब ATM के पास आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग बिना मतलब संपर्क में आए हुए, ठीक है, बिना कार्ड के आप ATM पे जाएंगे, अपने मोबाइल में कुछ ऐसे सिस्टम दी जाएगी, ठीक है, उसके माध्यम से आप लोग वहाँ पे ईमेल या ATP जो भी होगा वहाँ पे भेजेंगे, और आसानी से इसको पैसे को आप लोग अपने प्राप्त कर सकेंगे। और याद रख लीजिए कि USA के बाद ये दूसरा ऐसा कंट्री भारत बनेगा कि इसमें इसको व्यवस्था को कराया जाएगा। ठीक है, और ये भारत के अंतर्गत किया जाएगा, ये मास्टर कार्ड ने अभी समझौता किया है इसके साथ। ठीक है,
अच्छा, हम बात कर ले कि मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 1966 में स्थापना हुई थी और यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और एक पॉइंट और भी बन जाता है कि इसके फिलहाल में हेड कौन है, तो अजय पाल सिंह मंगा। कौन है? अजय पाल सिंह मंगा जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में दुनिया के सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ बनाया जा रहा है। जनरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ बना है। हम लोग काफ़ी समय से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ पे है, तो गोरखपुर में है। लेकिन बात कर लें फिलहाल में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटफार्म कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक के हुगली जंक्शन पे इसको बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो हुगली जंक्शन पे इसको बनाया जा रहा है और ये 1400 मीटर का होगा। याद रख लीजिएगा, ये 1400 मीटर का होगा। हम अदर पॉइंट की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जनरली मैंने पीछे बताया कि गोरखपुर में, याद रख लीजिएगा, गोरखपुर में सबसे पहले इसको माना जाता था कि सबसे लंबा प्लेटफार्म है, 1366 मीटर का था। और ये गोरखपुर के बारे में हम लोग एक पॉइंट और भी पढ़े थे कुछ दिन पहले कि गोरखपुर के टेराकोटा को, याद रख लीजिएगा, गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिला था, ग्राफिकल इंडेक्स इनको मिला था, टैग के रूप में दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीज़ों को चेन बनाकर याद करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। चलते हैं कुछ हम अदर पॉइंट की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रख लेते हैं कि हाल ही में आयरलैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर टोनी ड्यून का निधन हो गया। पूछा सकता है कि अभी हाल ही में कहाँ के फुटबॉलर टोनी ड्यून का निधन हो गया है, तो वो आयरलैंड के थे, उनका नाम भी पूछा सकता है, तो टोनी ड्यून याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, हम अदर पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो फिलहाल में अभी क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में फिच रेटिंग ने 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना रहने के, देखिए 21-22 की बात कर रहा, अभी तो 20 चल रहा है। लेकिन अगर ये बताया गया कि अगर सामान्य स्थिति जिस तरह से भारत कंट्रोल किया हुआ है, अगर देखा जाएगा तो 21-22 में 9.5% तक की भारत की GDP ग्रोथ हो सकती है। बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि फिच रेटिंग के द्वारा ही भारत की जो GDP फिलहाल में बताई गई है वो -5% की गिरावट के साथ बताई गई है। याद रख लीजिएगा, -5% के साथ बताई गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें अदर पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो देखिए एक रेटिंग और के द्वारा भी अभी भारतीय जो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है अर्थात OECD है, उसके द्वारा जो भारत की GDP ग्रोथ है 2020-21 की, याद रख लीजिएगा 2020-21 की जो GDP ग्रोथ है उसमें 3.4% तक का रहने का अनुमान लगाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा किसके द्वारा लगाया गया है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा लगाया गया है। देखिए इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप YCT पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ से आप लोग बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बुक्स को खरीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।